नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आर के स्टडी एंड मोटिवेशन में। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको सैयद वंश के बारे में। तो इससे अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने इससे पहले क्या पढ़ा था, तुगलक वंश के बारे में बता चुका हूं। जिस लोगों ने मेरी वीडियो वो नहीं देखी रखी है तो वो मेरे लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में वो डाल रखा है। ओके, और जिसने देख रखी है तो वो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं उसके बारे में क्या और होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं पढ़ाने से पहले रोज़ का जैसे कि मैं थॉट देता हूँ अपना, तो आज वैसे ही मैं एक नया थॉट, बेहतरीन सा थॉट लेकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सामने आया, क्या लिखा है, जीतने की शपथ लेने से पहले कभी ना हार मानने की शपथ लेना जरूरी है। मतलब क्या है, जीतने की शपथ लेने से पहले कभी ना हार मानने की। आप जीतने की शपथ तो ले रहे हो, मगर इसमें एक शपथ और भी लो, कभी ना हार मानने की शपथ भी ले लो। क्योंकि बहुत से लोग हार मान जाते हैं, तो क्या फ़ायदा। ऐसी भी शपथ लो कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं दृढ़ निश्चय कर लो, एकदम कठोर वाला दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे जीतना है तो जीतना है। हार नाम का वर्ड डिलीट कर दो। किस में से, डिक्शनरी में से। क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, हर चीज़ पॉसिबल होती है, बस उसको करने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का प्रोग्राम। चलिए पहली स्लाइड खोल लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सल्तनत काल में। सल्तनत काल में किसके बारे में पढ़ेंगे, सैयद वंश के बारे में। और ये वंश कब से कब तक चल रहा था, 1414 से लेके 1491 ईस्वी तक चल रहा था। ठीक है, जो इसका मेन संस्थापक था, जिसने इसकी नींव रखी थी, कौन था, खिज़र खां था। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। आइए पढ़ लेते हैं। सैयद वंश दिल्ली के सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश था। इससे पहले अपने 3 वंशों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और उसकी अगर जिसने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, आप जाके उस पर देख सकते हैं मेरे 3 वंशों के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने क्लियर करा। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत में 1414 से लेकर 1491 तक शासन किया। ओके, उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, तुगलक वंश के बारे में। इसके बाद इस वंश की स्थापना हुई। ओके, क्लियर। अब क्या था, देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है ये पॉइंट्स। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका सैयद वंश शासन स्वयं को पैगंबर के वंशज मानते थे। जो सैयद वंश था वो स्वयं को अपने पैगंबर के वंशज मानते थे। मतलब इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है कि ये वंशज हैं या नहीं है, बट ये अपने आप को मानते थे। ये कहते थे कि हज़रत मोहम्मद साहब जो हैं, हम उनके वंशज हैं, यानी हम उनके उत्तराधिकारी हैं। बट ये पुख्ता सबूत नहीं मिले कि ये हैं क्या नहीं है, ये तो कुछ नहीं पता, मगर ये लोग मानते थे। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश के शासक, जो 4 शासक थे, अब उन शासकों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला शासक कौन था, खिज़र खां। ठीक है, पहला शासक कौन था, खिज़र खां, जो 1414 से लेकर 1421 तक रहा। ओके, उसके बाद इसका बेटा आया मुबारक शाह। कौन आया था, मुबारक शाह, जो 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, अब इसके बाद आता मोहम्मद शाह, बट ये इसका बेटा नहीं था। मोहम्मद शाह किसका बेटा था, क्या फरीद शाह का बेटा था। अब ये फरीद शाह कौन था, खिज़र खां का सगा भाई था। बट फरीद खान ने कभी राज नहीं करा, कभी शासक नहीं बना, तो उसकी जगह उसका बेटे को उत्तराधिकारी बनाया गया, उसने राज किया था। ठीक है, तभी ये आया था मोहम्मद शाह। ठीक है, इन्हें कब किया था, यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट हो चुका है हमारा, ध्यान रखना, ये 2 लाइन हमारी मिस प्रिंट हो गई हैं। हम इसको आपको सही करके भी दे देंगे। ठीक है, इसकी PDF आपको अच्छी से मिल जाएगी। ये थोड़ी सी गलती हो गई है, हो जाती है टाइपिंग में। ये कब से कब तक रहा था, 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक रहा था। आप याद रखना, 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक। ओके, इसके बाद आता है इसका बेटा आलम शाह। ये लास्ट था, इस वंश का सबसे लास्ट शासक यही रहा। उसके बाद ये वंश समाप्त था। ठीक है, 1445 से लेकर 1491 ईस्वी तक रहा था। ये थोड़ा सा गलत हो चुका है, यहाँ पे ध्यान दे लेना, ये गलत है। ठीक है, अब मेरी नेक्स्ट स्लाइड ओपन करता हूँ। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम। अब कहोगे यार ये तो खिज़र खां से तैमूर पे कैसे आ गए हम। ठीक है, तैमूर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये तैमूर कौन था ये बता देता हूँ। इसी ने ही खिज़र खां को अपना शासन सौंप के चला गया था। ये तैमूर इतना कट्टर मुस्लिम था, ये हिंदुओं के विरोध में, हिंदुओं पर आक्रमण करके उनके खिलाफ अत्याचार करना चाहता था। ये चाहता था हिंदुओं पर आक्रमण करना, बस इसका राज करने का कोई उद्देश्य नहीं था, बस आक्रमण ही करना था उन पर, और उनकी सारी संपत्ति, उनका धन लूट के ले जाना, बस इसका मेन फोकस यही था। उसके बाद इन्हें अपना शासन खिज़र खां को सौंप दिया। चलिए आइए पढ़ लेते हैं।
1399 ईस्वी में तैमूर का भारत पर भयानक आक्रमण हुआ। अपनी जीवन तेजु के तैमूर में वह कुरान की इस आयत से ही प्रारंभ करता है, ए पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। वह आगे भारत पर अपने आक्रमण का कारण बताते हुए लिखता है। इसने अपनी पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक थी इसकी, तेजु के तैमूरी, ठीक है। इसमें इसने क्या लिखा था, इसमें अपने बारे में बताया था कि भारत पे आक्रमण करना चाहता था उन पे, ठीक है, और भारत पे आक्रमण करना, उनको लूटना, बस इसका मेन फोकस यही था, मतलब अपने धर्म की स्थापना ही कराना एक तरीके से, मगर शासन नहीं करना चाहता था। उसके बाद वापसी लौट गया था। फिर अब सेकंड पॉइंट में क्या लिखा था इसने, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना, जिससे इस्लाम की सेना को भी हिंदुओं की दौलत और मूल्यवान वस्तु मिल जाए। ये मैंने अभी आपको बता दिया। ये बस यही चाहता था कि हिंदुओं पर अत्याचार करा जाए, उनको कमज़ोर बना दिया जाए, उतना कमज़ोर बना दिया जाए कि वो आगे जाके मुस्लिमों पर आक्रमण न कर दें, बिल्कुल निर्दयी बना दें, ठीक है। मेन फोकस ये रहा। इसके बाद ये वापसी चला गया। फिर ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये पॉइंट सर्किल कर दिया मैंने, देखिए ये हाईलाइट। तैमूर की मदद करने से तैमूर से प्रसन्न होकर भारत लौटते समय खिज़र खां को लाहौर दीपालपुर की सूबेदारी सौंप दी। मतलब जो तैमूर की मदद कौन कर रहा था, खिज़र खां, आक्रमण में साथ देने वाला कौन था, खिज़र खां। इससे तैमूर बहुत प्रसन्न हुआ। इससे प्रसन्न होने के बाद जब वो भारत से वापसी लौट रहा था, उसका तो मेन काम क्या था, बस आक्रमण करना और फिर चले जाना। जब इसने भारत पर आक्रमण किया था और जब वो वापसी लौट रहा था, तो इससे प्रसन्न होकर उसने क्या करा, लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी सौंप दी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लेते हैं। खिज़र खां, अब पढ़ेंगे हम खिज़र खां, ठीक है। अब पता चल गया खिज़र खां कैसे बना। अब खिज़र खां के अंदर भी एक लालच से उत्पन्न हो गया, वो चाहता था दिल्ली पर शासन करना, दिल्ली पर अपना अधिकार जमाना। उसमें दो जगह मिल गया था, लाहौर तो मिल चुका था, दीपालपुर मिल चुका था, अब वो चाहता था दिल्ली पर शासन करना, ठीक है। पढ़ते हैं। सैयद वंश का संस्थापक खिज़र खां था, ओके क्लियर। सल्तनत काल में शासन करने वाला ये एकमात्र शिया वंश था, ठीक है, ये एकमात्र शिया वंश था, उससे पहले ये शिया वंश नहीं थे। खिज़र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उसने रैयत ए आला की उपाधि ली, ठीक है। किसकी उपाधि, रैयत ए आला की उपाधि ली। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खिज़र खां को किस उपाधि से नवाजा गया था, ये किस वंश ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली और रैयत ए आला की उपाधि ली, ठीक है। किसने ली थी, खिज़र खां ने ली थी। क्लियर हो चुका। क्वेश्चन कैसे भी आए आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि समझ में आना चाहिए। कैसे भी क्वेश्चन घूम के आ सकता है, इसी से 2-3 क्वेश्चन बनने थे। नंबर 1 क्या आ सकता है, रैयत ए आला की उपाधि किसको मिली, सैयद वंश में खिज़र खां को मिली। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र वंश कौन सा था, शिया वंश था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन हो गए। खिज़र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि किसकी उपाधि धारण की थी, रैयत ए आला की उपाधि, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, खिज़र खां तैमूर लंग का सेनापति था। अब पता चलिए तैमूर लंग कौन था, तैमूर लंग का ये सेनापति था। तैमूर के साथ इनने बहुत सहयोग करा, उसकी सहायता करी, उससे प्रसन्न होकर तैमूर ने इसे अपना राज्य सौंप दिया, ठीक है। और वो वापसी लौट गया। वो यही चाहता था, उसे सिर्फ मेन फोकस था आक्रमण करवाना भारत पर। वह अपने शासनकाल में तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधित्व के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा और 20 मई 1421 को खिज़र खां की मृत्यु हो गई, ठीक है। ये पॉइंट्स याद कर लेना। क्वेश्चन कैसा बन सकता है, खिज़र खां की मृत्यु कब हुई थी, 20 मई 1421 को, ठीक है। क्या था, वह शासनकाल में तैमूर के पुत्र, कौन था तैमूर का पुत्र भी पूछ लेता, कौन था, शाहरुख था, ठीक है। तैमूर का पुत्र कौन था, शाहरुख, जो उत्तराधिकारी था इसका, किसका, तैमूर का उत्तराधिकारी कौन था, शाहरुख, ठीक है। इसका प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगा, इसके साथ दिखावा करने लगा, मतलब कि मैं तेरा सगा हूँ, बस दिखावा करता था और कुछ नहीं। उसके बाद इनने इसकी गद्दी सौंप ली, ठीक है। क्लियर हो गया। खिज़र का उत्तराधिकारी मुबारक शाह हुआ। उसके बाद कौन आया, उसका बेटा मुबारक शाह आया। चलिए आइए देखते हैं मुबारक शाह के बारे में। क्लियर, मुबारक शाह आ चुका है, स्लाइड पे देख लेते हैं हमारे। मुबारक शाह ने 1414 से लेकर 1433 ईस्वी तक गद्दी पर राज करा। अब ये खिज़र खां का कौन था, बेटा था,
ओके। मुबारक खां और मुबारक शाह के नाम से मई 1421 को दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान कब बना था? ये 1421 को बना था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के सिक्के जारी किए। अब मुबारक शाह जो था उन्हें अपने नाम से शाह की उपाधि धारण कर ली और अपने ही नाम से इन्हें सिक्के जारी करवा दिए। ठीक है, सिक्के जारी करवा दिए। ओके, ये चाहता था मेरा ही राज चले, यानी कि हर जगह मेरी ही जय 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 हो। ठीक है, क्लियर। आप ये पूछ सकता है भाई शाही की उपाधि किसको नवाजी गई थी? मुबारक शाह को उपाधि गई थी। और मुबारक शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए थे? अपने नाम से ही सिक्के चला दिए, शाही सिक्के। ठीक है। थर्ड पॉइंट्स क्या था? मुबारक शाह ने 1433 में यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक एक नया नगर बसाया। अब इसने क्या हुआ, एक नया नगर की स्थापना कर दी, जिस कौन था? मुबारकाबाद। ठीक है, ये देखिए मुबारकाबाद। ओके, कब करी थी? 1433 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर करी थी। अब मुबारकाबाद की स्थापना किसने करी थी? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मुबारक शाह ने की थी। आपको मिलता जुलता लिंक भी मिल गया। मुबारक शाह ने किसकी करी थी? क्या कहते हैं? मुबारकाबाद की। पता चल गया, मिलता जुलता वर्ड है, आराम से आप टिक भी मार सकते हैं, ट्रिक से भी याद हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट, यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का राज्यश्रेय प्राप्त था। मतलब यहिया बिन अहमद सरहिंदी कौन था? एक बहुत बड़ा विद्वान था, इसको मुबारक शाह को राज्यश्रेय प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब ये इसका बहुत कलीग ही समझ लो, बहुत ही बड़ा विद्वान और कलीग मान लो, इसका बहुत खास व्यक्ति था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन हुआ है। अब भाई इसकी मुबारक शाह की कौन सी पुस्तक लिखी गई, ये क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा था, तो आपको पता चलेंगे तारीख मुबारक शाही। ठीक है, में इसका क्या करना वर्णन किया गया। ओके, क्लियर हो गया। अब ये पुस्तक किसने लिखी है? तारीख मुबारक शाही, तो जो इसका खास व्यक्ति था, यानी जो विद्वान था, कौन, किसके बारे में बताया था मैंने? यहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, इसने इसकी पुस्तक लिखी है। ओके, क्लियर हो चुका होगा मेरा ये सारा। नेक्स्ट स्लाइड, मुबारक शाह का उत्तराधिकारी महमूद शाह। ठीक, क्लियर। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी महमूद शाह था, यानी अब मुबारक शाह के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? महमूद शाह बना। ठीक है, ठीक है। कौन है ये? बेटा ही है। क्लियर हो गया, बताया था मैंने अपने शुरू में। महमूद शाह का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन फरीद खां। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? महमूद शाह। अब ये महमूद शाह का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन फरीद खां। ये किसका उत्तराधिकारी था? मुबारक शाह का, बट ये इसका बेटा नहीं था। बेटा किसका था? ये फरीद खां का बेटा था। ठीक है, फरीद खां ने कभी राज्य नहीं करा, कभी शासक नहीं करा, बट उसने अपने बेटे को शासन करने के लिए मजबूर भी नहीं करा, आराम से करता रहे, उसे सब छूट दी थी। ठीक है, ये उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट पॉइंट, महमूद शाह ने बहलोल को खाना की उपाधि दी और अपना पुत्र के बनाया। महमूद शाह जो था उन्हें बहलोल लोदी, जो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ क्या है। ठीक है, बहुत जल्द आ रही है वो वीडियो भी। ठीक है, आप बस तसल्ली रखिए और बताना कि ये वीडियो भी कैसी रही। ठीक है, आपको मज़ा आएगा तो हम बहुत जल्द लाएंगे। आप लोग बस रिस्पांस देते रहिए तो हम जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें भी मेहनत करने में अच्छा लगेगा। आप लोगों का रिस्पांस आएगा तो हमें लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा हम भी मोटिवेट होंगे। ठीक है, ओके। खान की उपाधि दी और इसे अपना पुत्र कहकर भी पुकारा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जिसके बारे में। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह था, जो 1443 से लेकर 1491 तक रहा। इसके ये इस वंश लास्ट था, इसके बाद ये वंश समाप्त हो चुका। और हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया, मैंने बहुत ही अच्छे से, और आशा करता हूँ आप लोगों को भी बहुत मज़े से समझ में आया होगा। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, बहुत से लोग सोचेंगे कि बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, बट इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते एग्ज़ाम में। जितना बताया आप इतना भी पढ़ जाएंगे तो एक कोई क्वेश्चंस मिलेगा आपको, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इस वंश से नहीं पूछे जाते। तभी हमने इसे बहुत छोटी सी वीडियो में कवर बहुत आसानी से कर दिया। आपको भी बहुत मज़ा भी आया होगा। आप
क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट में आप टाइम दे सकते हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो आप लोगों को भी बोरियत होती है, क्योंकि हिस्ट्री लोगों को बोरियत छाती है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।